जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक विश्व में कृषि को हम थोड़ा सा देखे हैं कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं हैं। तो आज देखेंगे किसानों के सामने चुनौतियां। तो सबसे पहले हम बुक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इनमें से निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों से हम इस किसान के सामने जो चुनौतियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसानों के सामने चुनौतियां। आधुनिक खेती के चलते किसानों को नई नई बातें सीखना जरूरी हो गया है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, बीज के किस्म आदि को समझने के लिए उन्हें कुछ बुनियादी विज्ञान और गणित समझना होगा। चूंकि उनकी लागत और उत्पाद दोनों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है, उन्हें कम से कम दुनिया के बाजारों की हालत समझना जरूरी है। इसके साथ साथ किसान खेती में धन लगाने के लिए बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों पर निर्भर होने लगते हैं। अतः उन्हें वित्तीय व्यवस्थाओं, बैंकों से पैसा जमा करना, बैंकों से पैसा निकालना, लोन लेना, लोन को देना, ब्याज दर आदि को गहराई से समझना पड़ता है। अगले कुछ दशकों में किसानों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए देशव्यापी व अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाने होंगे, जिसके लिए उन्हें पूरे देश में संवाद की भाषा व तरीकों को जानना होगा। खेती के इस आधुनिक तरीकों की यह उपलब्धि रही है कि पिछले 2 शताब्दियों में हुए जनसंख्या विस्फोट के बावजूद खाद्यान्न की बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करती रही है। औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत जरूरी है कि खेतिहर कच्चे माल की आपूर्ति की, साथ साथ इसके कारण अधिकांश जनसंख्या खेती को त्याग कर दूसरे काम धंधे में कर पाई। आज सभी जानते हैं कि खेती के आधुनिक तरीके मिट्टी को खराब कर रहे हैं, हमारी जमीन, हवा, पानी में कीटनाशकों व खादों के जहर को घोल रहे हैं। कई तरह की रासायनिक सामग्री व बीज हमारे खेत व स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आज बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि इस तरह खेती करते रहने से लंबे समय के पश्चात इसके खतरनाक परिणाम हमारे सामने समक्ष होंगे। इस कारण हमें इस तरह की खेती के विकल्प खोजने होंगे। यह विकल्प खोजने के लिए किसानों को आधुनिक शिक्षा हासिल करनी होगी और साथ ही अपने पारंपरिक व पुश्तैनी ज्ञान को भी बचाकर रखना होगा। तो कहीं न कहीं इस जो किसान के सामने चुनौतियों के अंतर्गत हम पढ़े हैं, तो अगर इनमें से हम जो मुख्य तत्वों को देखेंगे तो आइए देखते हैं किसान के सामने चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौतियां है धन की। ठीक है, अगर किसान खेती करना चाहता है तो उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। इसके लिए उन्हें क्या बोलते हैं, बैंकों से लोन लेना भी हो सकता है, लोन को पटाना भी होता है न, या कहीं और से साहूकार से ऋण लेना होता है। ये अनेक प्रकार की धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। धन के अभाव में हम अच्छे बीजों का चयन नहीं कर पाते, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है। दूसरा है बीज और औजार। अब देखिए, अच्छे बीज का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी कारणवश हम अच्छे बीज का चयन नहीं कर पाए तो उत्पादन क्षमता में कमी आएगी, या वह रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त बीज नहीं होगा, जिनके कारण हमें अनेक प्रकार के नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ हमें औजारों के लिए, कृषि यंत्रों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी, तो अच्छे औजार का भी चयन करना चाहिए। उन औजारों के माध्यम से जो खेती की गहराई तक जाकर जुताई कर सके, ऐसे यंत्रों का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए पर्याप्त धन और बीज ये सब उपलब्ध होना चाहिए। अब तीसरा देखिए, अधिकतर भारत के किसान वह क्या बोलते हैं, वर्षा पर निर्भर है ना, वर्षा पर निर्भर है। और कहीं कहीं क्या होता है, मौसम की अधिक मार की वजह से फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो यह भी एक चुनौतियां है ना। तो मौसम के कारण अनेक प्रकार की जो फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं, जिनको बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को, है ना, घाटा होता है। इस दृष्टिकोण से मौसम
से क्या होता है, नुकसान होता है। अत्यधिक वर्षा से भी होता है या पानी न गिरे इससे भी होता है ना, नुकसान होता है। चौथा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए हम जो माल बेच रहे हैं उनका किसानों का अधिकार होना चाहिए कि उस माल का मूल्य स्वयं निर्धारित करें, इसके लिए संगठन बनाने होंगे। लेकिन किसान के सामने यह बड़ी चुनौतियां हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, है ना, वो लोग किसानों के जो उत्पादन हो रहा है ना, जो भी तैयार हो रहा है उनका मूल्य निर्धारित वो लोग करते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर यह निर्धारित करे कि उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार हो रहा है उनका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना, किसानों के जो संगठन होते हैं वो निर्धारित करें। पांचवा ये महंगी रासायनिक खाद। यह भी किसानों के लिए चुनौतियां हैं। आज जो महंगी रासायनिक खाद पहले कम हुआ सस्ता हुआ करते थी, है ना, जैसे कि आपका हो गया पोटास, आपका हो गया DAP, आपका हो गया यूरिया, है ना, पहले सस्ता हुआ करते थे। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में देखें तो यह बहुत महंगा हो गया, लगभग उनका 5 गुना 6 गुना दाम बढ़ गया है, या वो कहे 75% दाम बढ़ गया है। इस कारण किसानों की पहुंच से दूर है। दूसरी ओर अनेक प्रकार के रासायनिक खाद के अलावा और जो कीटनाशक है, कीटनाशक के साथ साथ खरपतवार नाशक है, इन दवाओं का दाम बढ़ते जा रहा है। किसान की चुनौती हो रही, किसानों के सामने चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है मिट्टी खराब। देखिए हम अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी मिट्टी है वो खराब हो रही है। ये रासायनिक खाद और जो अंधाधुंध हम दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं जिनके कारण मिट्टी खराब हो रही है। कहीं ना कहीं जो जहरीली जो दवाई छिड़काव कर रहे हैं कीटनाशकों से बचने के लिए, वह फसल में जाकर के कहीं न कहीं हम उनको सेवन कर रहे हैं। सेवन करने के पश्चात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए हानिकारक है। तो हम इसमें तो कह दिए कि क्या हम मिट्टी को खराब कर ही रहे हैं, तो यह भी एक चुनौतियां है। मिट्टी को हमें संतुलन बना के रखना होगा, इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर रखना होगा ताकि हमारी मिट्टी खराब न हो। चुनौती है जहरीला खाद्य पदार्थ। देखिए जो उत्पादन हो रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं कीटनाशक खाद इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं, जिनके कारण हम उत्पादन हो रहा है और हम उन जो खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो या किसान के बच्चे हों। तो इस प्रकार से किसानों के सामने ये सब चुनौतियां हैं। इनके अलावा और चुनौतियां हो सकती हैं, तो उनको आप लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका किसानों के सामने चुनौतियां। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं आधुनिक खेती और शिक्षा। सबसे पहले बुक से हम समझते हैं। पारंपरिक रूप से किसानों के बच्चे किसानी से संबंधित बातों को अपनी माता पिता के साथ काम करते हुए सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं इसके अलावा पढ़ना लिखना तथा धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध होता था, लेकिन इसका लाभ कम ही बच्चे उठाते थे। जब आधुनिक खेती का फैलाव होने लगा तो किसानों पर नए दबाव बने। यह माना गया कि किसान अज्ञानता और रूढ़िवादिता के कारण आधुनिक तरीकों को अपना नहीं पा रहे हैं और साक्षरता व शिक्षा की कमी के कारण वे नए तरीकों को ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को गंवार, निरक्षरता को अंधापन आदि विशेषण दिए गए और यह जताया गया कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए बिना किसान सम्मानजनक जीवन नहीं बिता सकते। किसानों व ग्रामीण कारीगरों द्वारा सदियों व पुस्तकों से संचित ज्ञान व अनुभव को महत्वहीन मानकर नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आज किसानों पारंपरिक ज्ञान को सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा। आधुनिक खेती। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले पारंपरिक खेती करते थे, है ना। किसान अपने बच्चों को खेत में ले जाते थे तो वही से बच्चे, है ना, उनके माता पिता से जो सीखते थे वह सीखते थे।
साथ ही साथ कम पढ़े लिखे होने के कारण वह सही ढंग से खेती में और नए नए तकनीकों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक खेती का प्रचलन हुआ तो उनमें और आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी साक्षरता की कमी थी। आधुनिक खेती में साक्षरता की कमी थी, इसलिए किसानों को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। किसी ने अंधापन कहा तो किसी ने निरक्षरता कहा, किसी ने गंवार कहा, अलग अलग संज्ञा विशेषण दिए गए। और बिना किसान सम्मानजनक जीवन यापन नहीं बिता सकते। और इस प्रकार कहा गया है कि बिना शिक्षा के किसान सम्मानजनक जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा ही किसानों को नई दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है, उन्हें सही दिशा में ले जा सकता है और किसानों के नए नए जो आधुनिक ज्ञान को बढ़ा सकता है। आधुनिक खेती किसानों से मांग करती है कि वो पढ़ना लिखना, बुनियादी गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र को सीखे व समझें। अब यहाँ पर कहा है आधुनिक खेती किसानों से यह मांग करती है कि उन्हें पढ़ना लिखना आए, बुनियादी गणित आए, विज्ञान अर्थशास्त्र आए, उनको सीखे व समझे। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि उन्हें खेती के अलावा अन्य काम धंधों पर भी निर्भर होना होगा। देखिए, खेती के अलावा और अन्य काम धंधों पर निर्भर होगा, जो खेती तो करे साथ में अन्य कामों में भी करे, अर्थात खेती पर ही निर्भर न रहे। उसके लिए उन्हें कुछ बुनियादी शिक्षा हासिल करनी ही होगी। इन कारणों से बुनियादी शिक्षा हर ग्रामीण के लिए अति आवश्यक बताई गई है। पिछले कुछ दशकों से जब आधुनिक तरीकों का दुष्प्रभाव भी उभर कर आया, आज यह माना जा रहा है कि किसानों का पारंपरिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। क्या हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे जो इस ज्ञान को भी जगह दे और किसानों, खेत मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं? तो देखिए, अब इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि क्यों न हम ऐसे मौके उपलब्ध कराएं ताकि खेती के साथ साथ और कुछ और कार्य किया जा सके, है ना। इस प्रकार दोनों संपन्न हो, इसलिए कहा गया है कि आधुनिक खेती और शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जिनके माध्यम से हम आधुनिक खेती को और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। हम अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसे मुर्गी फार्म के लिए, बकरी पालन के लिए, और ये धान के लिए, गेहूं के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। उन शिक्षा के द्वारा आज आधुनिक खेती में दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। उन परिवर्तनों से खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और किसानों की आय तीन गुना बढ़ी है ना। इसलिए आधुनिक जो खेती है उसमें शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है, और शिक्षा ही वो ऐसा शास्त्र है जिनके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगुनी कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि, और सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को या जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको कृषि की शिक्षा दी जाए, और प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें कृषि विषय को जोड़ा जाए, ताकि इच्छानुसार बच्चे कृषि विषय को लेकर के अपनी इच्छानुसार क्षेत्र में जा सकें, है ना। और कृषि का अधिक परसेंट, है ना, सबसे ज़्यादा परसेंट भारत में कृषि से जुड़े हैं किसान, इसलिए कृषि की ज़्यादा शिक्षा दी जाए और आने वाले समय में, है ना, हम आत्मनिर्भर भारत बन सकें। इसलिए आधुनिक खेती और शिक्षा। आइए देखते हैं पार्थिव औद्योगिक उत्पादन, है ना। औद्योगिक उत्पादन के सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, ठीक है। सामान्य परिचय। दुनिया में जो भी आर्थिक परिवर्तन हम देखते हैं उसमें औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। दुनिया में जितने भी आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थात धन संबंधी जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थात बहुत सारे देश धनी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, तो इनका कहीं न कहीं श्रेय आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात धन से देखा जाता है। उसमें औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण भूमिका है ना। अनेक उद्योगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने हमें न केवल नए नए उत्पादन ही दिए हैं, बल्कि काम करने का एक सुव्यवस्थित तरीका भी दिया है। लेकिन यह राह कई
चुनौतियों और संघर्षों के घुमावदार रास्तों से होकर गुजरी है। देखिए, औद्योगिकरण के द्वारा हमें नए नए रास्ते दिए हैं, नए नए औजार दिए हैं, नए नए पहनावा दिए हैं, नए नए अनेक प्रकार के, और जो मनुष्य के लिए लाभदायक है वो सब औद्योगिकरण से प्राप्त हुआ है। लेकिन औद्योगिकरण से अनेक प्रकार के चुनौतियों और संघर्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि उद्योगों से अनेक प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, उनसे जो खराब वस्तु निकल रही है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ये दोनों भी है, एक तरफ तो हमें फायदा हो रही है, दूसरी तरफ हमें नुकसान हो रही है। आज भी औद्योगिक विकास के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल मौजूद है। पर्यावरण का ह्रास उनमें से एक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है कि नए अनुसंधान हो, नए नजरिए से सोचा जाए, प्रणालियों को अपनाया जाए। यह सब सोचने और करने के लिए बुद्धि और कौशल शिक्षा संस्थानों से निकलेगा। इस संदर्भ में शाला की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, औद्योगिकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ है। ठीक है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे काटे गए, जिनसे जिनसे मनुष्यों को नुकसान हुआ है, साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि औद्योगिकरण तो ठीक है, लेकिन उनके लिए और मतलब जीव जंतु पर्यावरण को बचाने के लिए नए संसाधन ढूंढे जाए, जिनसे पूरा करने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम चलते हैं औद्योगिकरण। आधुनिक युग में उत्पादन मुख्य रूप से उद्योगों से होता है। अनेक प्रकार के ऐसे उद्योग है जो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, है ना, सुई से लेकर के जहाज तक बड़े बड़े छोटे से बड़े सामग्री उद्योगों से उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है। लगभग 200 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती करते थे और ज़्यादातर लोग उत्पादन भी खेती से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज़्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेत में काम करते हैं। ठीक है, भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं। फिर भी अगर राष्ट्रीय उत्पादन GDP सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो पाएंगे कि लोग केवल 18% खेतों से आता है और 26% उद्योगों व 56% सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। दी गई तालिका में आप अन्य देशों के आंकड़े से भी तुलना कर सकते हैं। सेवाएं जिनमें 56% घरेलू उत्पादन होता है, उनके अंतर्गत यातायात, बैंक, टेलीफोन आदि भी शामिल है, जो वास्तव में औद्योगिक उत्पादन में गहराई से जुड़े हैं। तो आइए हम तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि औद्योगिकरण से कितना उत्पादन हो रहा है, कृषि से कितना उत्पादन हो रहा है, सेवा से कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इन्हीं के बारे में जानते हैं कि अलग अलग देशों में किस प्रकार उत्पादन हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि हमारे देश में 60 से अधिक प्रतिशत कृषि कार्य होता है, उसके बावजूद भी केवल 18% ही सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो आइए हम तालिका के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं कि रोजगार आबादी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, रोजगार आबादी का प्रतिशत क्या है। इसमें कहा है कि औद्योगिक उत्पादन से गहराई से जुड़े तालिका रोजगार और उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। कहने का प्रयास है कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्रों में विभिन्न देशों का क्या योगदान है। ठीक है, आइए इसी को हम प्रतिशत के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम रोजगार को देखते हैं। रोजगार के अंतर्गत देखते हैं, ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ब्रिटेन, चीन, भारत, ये 4 अलग अलग देश हैं, है ना। तो इन्हीं का देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में ये 2% काम करते हैं, ब्रिटेन भी 2% काम करते हैं, चीन 40%, भारत 52%। तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में भारत का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका 20%, ब्रिटेन 21%, चीन 27% और भारत 14%। ठीक है, अब देखते हैं सेवा के क्षेत्र में।
सेवा के क्षेत्र में जैसे कि बहुत सारे नौकरी वाले हो गए, रेलगाड़ी हो गए, सरकारी और उद्योग धंधे हो गए, या कहें कि एक प्रकार से नौकरी ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अमेरिका है 78%, ब्रिटेन है 70%, चीन है 33% और भारत है 34% सेवा के क्षेत्र में। या अनेक प्रकार के और संगठन है या एनजीओ है, उनके माध्यम से ये आ गया सेवा आपका। ठीक है, तो ये रोजगार के क्षेत्र में भारत इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में 52, उद्योग के क्षेत्र में 14 और सेवा के क्षेत्र में 34, इस प्रकार से इनका योगदान है ना। लेकिन अन्य देशों की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में अमेरिका केवल 2% है, ब्रिटेन केवल 2% है, चीन 40% है और भारत 52% सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी ठीक है, उनका क्या है, आइए इन्हीं को समझते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्या है, उत्पादन का प्रतिशत क्या है, तो देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत, वही 4 देश है। आइए देखते हैं कृषि के क्षेत्र में अमेरिका 1%, ब्रिटेन 1%, चीन 10%, भारत 18%। अब देखिए जब कृषि के क्षेत्र में भारत यहाँ पर ठीक है 52% लोग खेती कार्य करते हैं। ठीक है, 52% लोग खेती कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रोथ है वह कृषि के क्षेत्र में केवल 18% ही है। लेकिन यहाँ अमेरिका की बात करें, यहाँ पर 2% है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, 2% है, लेकिन यहाँ पर वो सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 1%। ठीक है, मतलब देखिए भारत कितना पीछे है सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में। ब्रिटेन बहुत आगे भारत से, यहाँ भी उनका 2% है। ठीक है, यहाँ 2% है, लेकिन यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद उनका बहुत ज्यादा ही है। चीन यहाँ पर 40% है उनका रोजगार के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ देखते हैं 10%। तो कहीं न कहीं ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सकल घरेलू उत्पाद अर्थात वह कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन क्षमता है वो भारत से कई गुना ज्यादा है। अब हम देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए अमेरिका यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में 20 है, तो यहाँ भी 20 है, ब्रिटेन कितना है 21 है, तो यहाँ भी 21 है, चीन यहाँ पर कितना है 27 है, तो यहाँ पर 46 है। देखिए जो उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन दे रहा है, चीन दे रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ उद्योग ज्यादा विकसित हुए हैं, उनका जितना भी सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रोथ होता है, पैदा होता है, वो उद्योगों से होता है। और चीन विश्व बाजार में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जितना भी मतलब चीनी सामग्री उत्पन्न होता है वह उद्योगों से उत्पन्न होता है, और विश्व के प्रत्येक देशों में वह अपना माल क्या करता है, भेजता है, निर्यात करता है। इसलिए उद्योगों से उनका सकल घरेलू उत्पाद 46% है। आइए अब भारत में देखते हैं, तो भारत का केवल 27% है। ठीक है, यहाँ रोजगार कितने 14 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 27%, यहाँ पर ठीक है, कुल मिलाकर के ठीक है यहाँ पर। लेकिन हम सेवा के क्षेत्र में देखें तो सेवा के क्षेत्र में अमेरिका आगे है, ब्रिटेन आगे है, चीन थोड़ा सा कम है, लेकिन भारत लगभग मीडियम है। मतलब सेवा के क्षेत्र में इनका ग्रोथ इनका इतना है 55%। तो कहने का मतलब यह है उद्योग और कृषि में भारत कहीं न कहीं रोजगार के क्षेत्र में आगे है, लेकिन जब सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो वहां पर कमी आती है ना। इस कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत नहीं हो पा रही है। इसलिए कृषि क्षेत्रों में, उद्योगों में ऐसे मशीनों और ऐसे उपकरणों की आवश्यकता है ताकि सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उनको बढ़ा सके। अभी आपको पता है भारत की जो जीडीपी है गिर गई है, अर्थात 5% शायद नीचे हो गई थी, है ना, जबकि और ज्यादा होना चाहिए था। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में
हम सकल घरेलू उत्पाद को अधिक आंकते हैं, है ना, ज़्यादा करके देखने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से हम लक्ष्य रखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में हमारा सकल घरेलू उत्पाद इतना होगा, इस प्रकार से लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पार नहीं कर पाया जबकि जीडीपी गिर गया, है ना। क्या कारण है जीडीपी गिर गया, है ना, तो इनके ये कारण भी हो सकते हैं, कुछ सेवा से भी हो सकते हैं, कुछ उद्योग से भी हो सकते हैं, कुछ कृषि से हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत। तो इस प्रकार से प्रतिशत। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।